हमारे YouTube चैनल ए कंटेंट हिंदी में। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक अंतरा भाग 1 से पाठ नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन का जन्म सन 1911 में और मृत्यु सन 1998 में हुई। ये तरौनी गांव जिला मधुबनी बिहार के निवासी। इनका जन्म अपने ननिहाल सतलखा जिला दरभंगा बिहार में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में इस निमित्त वाराणसी और कोलकाता भी गए। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। सन 1938 में वे स्वदेश वापस आए। फक्करपन और घुमक्कड़ी उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। उन्होंने कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। राजनीतिक क्रियाकलापों के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 1935 में उन्होंने दीपक मासिक तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से रचना करते थे। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बंगला में भी काव्य रचना की है। लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन के रचना संसार को नया आयाम देती है। छायावादोत्तर काल के वे अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक में समान रूप से आदर पाती हैं। जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई उनकी कविताएं इतनी सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली होती हैं कि पाठकों के मानस लोक में तत्काल बस जाती है। नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग मिलता है। जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता की मुख्य विशेषता है। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों प्रकार की कविताएं रची। उनकी काव्य भाषा में एक ओर संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है तो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानी और जीवंतता भी। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिला है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, भस्मांकुर, बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे उपन्यास भी विशेष महत्व के हैं। उनकी समस्त रचनाएं नागार्जुन रचनावली 7 खंड में संकलित हैं। यह उनकी कविता बादल को घिरते देखा है संकलित की गई है। इस कविता में उन्होंने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियों, झीलों, झरनों तथा देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्र भी शामिल है। भाव और भाषा की दृष्टि से कविता कालिदास और निराला की परंपरा से जुड़ती है। बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट
ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनुपति कुबेर वह, कहाँ गई वह उसकी अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झरिणी कल मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में कुवले लटकाए। शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणिखचित कला में, पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस तरह यहाँ पर कवि ने एक सुंदर चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें वो बादल के घिरने की बात करते हैं। इसमें पर्वत के शिखरों पर उमड़ने घुमड़ने वाले मेघों की कई छवियों की प्राकृतिक सुषमा को दर्शाया गया है। कवि कहते हैं कि निर्मल और सफेद पर्वत की चोटियों पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। मैंने उस बादल की ठंडी एवं छोटे छोटे मोतियों के समान, यहाँ पर शीतल यानी ठंडी और तुहिन कणों यानी कि छोटे छोटे कणों को, मोतियों के समान ओस की बूंदों को मानसरोवर में खिले हुए सुनहले कमल के फूलों पर गिरते हुए देखा है। मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। आगे कहते हैं तुंग हिमालय के कंधों पर। यहाँ तुंग का अर्थ है ऊंचा। तो कवि कहते हैं कि ऊंचे हिमालय पर्वत के कंधे रूपी चोटियों पर अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं। उन झीलों में काले नीले जल में मैंने उन हंसों को तैरते हुए देखा है, जो वर्षा काल में हवा न चलने के कारण होने वाली भीषण गर्मी से व्याकुल होकर मैदानी क्षेत्रों से यहाँ आकर कमल नाल के भीतर स्थित कड़वे और मीठे कोमल तंतु ढूंढते रहते हैं। मैंने हिमालय पर बादल को घिरते हुए देखा है। यहाँ पर ये जो तिक्त मधुर विस्तंतु है, वो कमल की जो डंडी होती है उसके भीतर से वो निकालते हैं, उस तंतु को, उसे ढूंढते रहते हैं। और कवि ने हिमालय पर बादल को घिरते हुए देखा है। आगे कहते हैं ऋतु वसंत का सुप्रभात था। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु की सुंदर सुबह थी। मंद मंद था अनिल बह रहा, हवा धीरे धीरे बह रही थी। बालारुण, बालारुण यानी कि अरुण जो कि बाल है, यानी कि नवोदित सूर्य की कोमल किरणें पड़ रही थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे और हिमालय पर्वत के दो पास पास स्थित ऊंची ऊंची चोटियां सोने की कांति जैसा सुनहला रंग लिए चमक रही थी। इसका अर्थ है कि अगल बगल खड़ी बर्फ से घिरी हुई दोनों सफेद चोटियों पर सूर्य की जो किरणें पड़ रही थी सुनहली, इसके कारण दोनों ही शिखरें सुनहली दिख रही थी। कवि कहते हैं कि मैंने इसके बीच, पर्वत की ऊंची चोटियों के बीच ऐसी जगह पर मैंने पर्वतीय प्रदेश के आकर्षक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच प्रणय का सुंदर और भावपूर्ण दृश्य भी देखा है। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चके का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है। और यहाँ पर उन्होंने एक प्रसंग का उल्लेख किया है, जैसा कि आप जानते होंगे कि चकवा चके, ये जो दोनों पक्षी हैं वो अभिशापित हैं और अलग अलग रहकर ही उनको सारी रात बितानी होती है। पूरी रात ये
जो चकवा और चकई हैं उनका क्रंदन चलता रहता है, और फिर उनमें उस महान सरोवर के किनारे जो हरी घास है, उस घास पर उन्होंने उनका प्रणय कलह भी देखा है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच प्रणय का ऐसा सुंदर और भावपूर्ण दृश्य उन्होंने देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी। दुर्गम बर्फानी घाटी, दुर्गम यानी कि जहाँ पर पहुंचना कठिन हो, और बर्फानी यानी कि बर्फ की। तो कवि कहते हैं कि सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर स्थित बर्फीली घाटी में जहाँ पहुंचना अत्यंत कठिन है, अपनी नाभि के अदृश्य भाग से उठने वाली अपनी ही मादक सुगंध के पीछे दौड़ दौड़ कर थक गए युवा कस्तूरी मृग को मैंने अपने ऊपर ही चिढ़ते हुए देखा है। मैंने पर्वत की ऊंची चोटियों पर बादल को घिरते हुए देखा है। आगे कहते हैं, कहाँ गया धनपति कुबेरवा। कवि निराशावादी स्वर में कहते हैं कि ना जाने वह धनपति कुबेर जिसने यक्ष को निर्वासन का दंड दिया था, वो कहाँ चला गया। उसकी वैभव नगरी अलकापुरी भी कहाँ चली गई। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध विरह काव्य मेघदूत में जिस आकाश गंगा का वर्णन किया है, वह भी न जाने कहाँ बहती है। उस आकाश गंगा का जल कहीं पता नहीं चला। जिस मेघ को यक्ष का दूत बनाकर अलकापुरी भेजा था, वह मेघदूत भी संभवतः इसी जगह पर बरस गया होगा। फिर आगे कहते हैं कि जाने दो, वह कवि कल्पित था। वो कहते हैं कि हो सकता है वह कवि की सिर्फ एक कल्पना रही होगी। मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज फिरते देखा है। और वो कहते हैं कि हो सकता है वह सिर्फ कवि की कपोल कल्पना हो। मैंने तो भीषण जाड़ों में भी इस आकाश को चूमने वाले कैलाश के शीर्ष पर मेघ को गरजते और बरसते, यानी कि झंझा नील यानी कि प्रचंड वायु आंधी तूफान से लड़ते झगड़ते गरज कर भिड़ते हुए देखा है। शत शत निर्झर निर्झरनीकर। पर्वतीय प्रदेश में बहने वाले सैकड़ों झरने अपने कलकल की ध्वनि से पूर्ण जल प्रवाह से देवदार के वनों में ध्वनि करते हैं, शोणित धवल भोजपत्रों से। वहीं देवदार के जंगलों में श्वेत भोजपत्रों से बनी झोपड़ी के अंदर रंग बिरंगे फूलों से सुगंधित किए गए केशों को सजाकर, सुंदर शंख के समान गलों में इंद्र नील मणियों की माला पहनकर, कानों में नील कमल और वेणी में शतदल लाल कमल टांगकर, लाल चंदन की तिपाई पर चांदी से बने हुए और मणियों से जड़े हुए कलापूर्ण मदिरा पात्रों में अंगूरी शराब भरकर अपने सामने रखे हुए हैं। और अपने सामने रखे हुए हैं लोहित चंदन की त्रिपदी पर। लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निराग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे। अब यहाँ पर मृग छालों पर पलथी मारकर बैठे मदिरा से अरुण हुए। मदिरारुण यानी कि मदिरा की मादकता से आंखों में जो लाली छा जाती है, तो मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की कोमल मनोरम अंगुलियों को उन्होंने वंशी पर फिरते देखा है, और कवि ने बादल को घिरते देखा है। तो इस तरह यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा दृश्य कवि ने हमारे सामने उपस्थित किया है। इस पाठ में कुछ प्रश्न हैं और साथ साथ में हम इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन दृश्यों का चित्रण किया गया है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि ने पावस ऋतु में उमस से व्याकुल होकर मैदानी क्षेत्रों से आए हंसों द्वारा झीलों के श्यामल नील जल में तैरते हुए कमलनाल के भीतर के कोमल तंतु को खोजने का आकर्षक वर्णन किया है। दूसरी ओर बसंत ऋतु की रमणीय सुबह में सरोवर के किनारे शैवालों पर प्यार भरी छेड़छाड़ करते चकवा चकई का भी वर्णन किया है। उन्होंने बर्फीली घाटियों में अपनी नाभि के सुगंध से भ्रमित होकर दौड़ते हुए कस्तूरी मृग के अपने ऊपर चिढ़ने का भी सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कालिदास के मेघदूत, धनपति कुबेर और अलकापुरी का स्मरण भी किया है। वहीं देवदार के घने वन में भोजपत्र की कुटी में बैठे फूलों से बालों का श्रृंगार करके गले में नीलम की माला पहने हुए किन्नर किन्नरियों के अंगूरों से बनी सुरा पीकर बंसी बजाने का भी आकर्षक चित्रण किया है। तो हम इन सभी चित्रों को एक एक पॉइंट में इसके उत्तर में लिख सकते हैं। प्रणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है?
प्रणय कलह से कवि का तात्पर्य है कि प्रेमी युगल परस्पर प्रेम से हल्की फुल्की तकरार यानी छेड़छाड़ द्वारा भी आनंदित होते हैं। यद्यपि देखने में तो वह विवाद सा प्रतीत होता है, परंतु उसमें भी अपार स्नेह रहता है। तीसरा प्रश्न है, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने के क्या कारण है? कस्तूरी मृग के नाभि के अंदर से मादक सुगंध निकलती है। वह समझता है कि यह सुगंध बाहर कहीं से आ रही है। उस सुगंध की खोज में वह तेजी से दौड़ने लगता है, परंतु उसे हर समय अपने पास ही महसूस होती है। उसका स्रोत उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वह दौड़ते दौड़ते थक जाता है, परंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इसी कारण वह अपने पर ही चिढ़ उठता है। बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है? हिमालय पर भ्रमण करते हुए कवि उस स्थल पर पहुंच जाता है जिसे संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने खंड काव्य मेघदूत में अलकापुरी के रूप में चित्रित किया है। साथ ही उन्होंने यह भी वर्णित किया है कि वहां निवास करने वाली विरहनी यक्षिणी ने आकाश में छा रहे बादल को दूत बनाकर अपने प्रवासी प्रियतम को संदेश भेजा था। वहां आकाश में छाए बादलों को देखकर कवि को वही मेघदूत यानी कि दूत बना हुआ बादल याद आ जाता है। परिणाम स्वरूप उसे मेघदूत की कल्पना करने वाले कालिदास की भी याद आ जाती है। पांचवा प्रश्न है, कवि ने महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, क्यों कहा है? कवि ने महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा इसलिए कहा है क्योंकि उसने मेघ को कई बार भीषण रूप में भी देखा है। अर्थात उन्होंने भीषण वर्षा अपनी आंखों से देखी है। इससे कवि के प्राकृतिक प्रेम तथा ज्ञान का भी पता चलता है कि आकाश में छाए हुए सुंदर और आकर्षक बादलों का अत्यधिक विकराल और भयानक रूप भी होता है। तो एक तरफ उन्होंने बादल के कोमल रूप का वर्णन किया, तो दूसरी ओर उसके कठोर रूप का भी वर्णन किया है। जो बादल अपने शांत रूप में मन को आनंदित करते हैं, वे ही भयंकर रूप से टकराते और गरजते हुए मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करते हैं। बादल को घिरते देखा है पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य आया है, अपने शब्दों में लिखिए। यह छठा प्रश्न है। इस कविता में कवि ने बादलों के विविध रूपों का चित्रण किया है। कवि ने कहीं पावस ऋतु के बादलों का वर्णन किया है, तो कहीं वसंत ऋतु या शीत ऋतु में बादलों की विभिन्न छवियों का चित्र खींचा है। इसके साथ ही कवि ने यह भाव भी प्रबलता से दर्शाया है कि इन सभी दृश्यों का उसने प्रत्यक्ष रूप से स्वयं देखा है। इस तरह बादल को घिरते देखा है पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता में विशेष सौंदर्य आ गया है। इससे यह भाव प्रकट होता है कि कवि ने बादलों के विविध रूपों के भावपूर्ण सौंदर्य का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। वह इसका बोध पाठकों को भी कराना चाहता है। इसके बाद है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें दो इसके खंड हैं। पहला है क, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। पहले इसका आशय देखते हैं। चकवा चकई दीर्घ काल से शापग्रस्त होकर बिछड़े हुए बेबसी की अवस्था में सारी रात पीड़ायुक्त स्वर में चीखते रहते थे। अब उनका वह वेदनापूर्ण स्वर बंद हो चुका था। उस समय विशाल सरोवर के किनारे हरे रंग की शैवाल रूपी दरी पर चकवा चकई का वह जोड़ा प्यार भरी छेड़छाड़ में तल्लीन हो रहा था। कवि कहते हैं कि मैंने पर्वतीय प्रदेश के आकर्षक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच प्रणय का ऐसा सुंदर और भावपूर्ण दृश्य भी देखा है। ख, अलख नाभि से उठने वाले निचके ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। इसमें अपनी नाभि के अदृश्य भाग से उठने वाली अपनी ही मादक सुगंध के पीछे दौड़ दौड़ कर थक गए युवा कस्तूरी मृग को कवि ने अपने ही ऊपर चिढ़ते हुए देखा है। भाव यह है कि अपनी नाभि की सुगंध को बाहर से आई हुई जानकर वहां तक पहुंचने के लिए युवा कस्तूरी मृग भागते रहते हैं, परंतु उन्हें वह स्थान कहीं नहीं मिल पाता और वे अपने ही ऊपर चिढ़ जाते हैं। इसके आगे है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या हम जब भी करेंगे तो पहले संदर्भ बताएंगे, जैसे छोटे छोटे मोती जैसे। अब इसका संदर्भ क्या है कि कभी बादल की सुंदरता का वर्णन करते हैं, है ना। तो इसमें हम संदर्भ में ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कविता बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। इसके रचयिता कवि नागार्जुन है। इसमें पर्वत के शिखरों पर उमड़ने वाले मेघों की कई छवियों प्राकृतिक सुषमा को दर्शाया गया है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर हम इस पंक्ति का आशय लिखेंगे। तो ठीक इसी तरह हमें सारे यहाँ पर जो 4 खंड है क ख ग घ इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है।
इसके अलावा योग्यता विस्तार में जो चीज़ें दी गई हैं उसको भी आप ज़रूर करिए। इसके लिए आप पुस्तकालय की मदद भी ले सकते हैं और इस पाठ के कुछ शब्दार्थ जो कठिन हैं वो यहाँ पर पीछे दिए हुए हैं। आशा करते हैं आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आपको इसे करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी।